नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों से मतभेद हुआ किसका, मीर कासिम का। तो मीर कासिम का जब अंग्रेज़ों से मतभेद हुआ तो उसने अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो कहाँ पर ले गया था मीर कासिम अपनी राजधानी, तो कहाँ ले गया था, मुंगेर। मुंगेर में मीर कासिम अपनी राजधानी ले गया था अंग्रेज़ों से मतभेद के बाद। तो इसे किस नाम से भी जानते हैं, जब वह अपनी राजधानी मुंगेर ले गया तो उसे मुर्शिदाबाद के नाम से भी जानते हैं उस घटना के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला, तो उसने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी, तो उसने अंग्रेज़ों के साथ की थी अलीनगर संधि। कौन सी संधि, अलीनगर। अलीनगर संधि की थी किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। और ये अलीनगर संधि कब हुई थी, तो वह हुई थी 9 फरवरी 1757 को। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच यह संधि हुई थी कि इसके अनुसार अंग्रेज़ों को कलकत्ता के किले की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का विजेता किसे कहते हैं। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था 1757 को। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो उसका विजेता किसे माना जाता है, तो उसका विजेता माना जाता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को इसका विजेता क्यों माना जाता, क्योंकि उस समय पर जो हेक्टर मुनरो था वह अंग्रेज सेना का सेनापति था, मेजर हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेद शासन प्रणाली कब आई थी, तो वह 1919 में आई थी। और हम देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वह किस संधि से समाप्त हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था तो वह सालबाई संधि, किस संधि के अनुसार, सालबाई संधि। सालबाई संधि कब हुई थी, तो वह हुई थी 1782, मई 1782 में। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है तो वह किस किस के बीच में हुआ था, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वह मराठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। और जो कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782 तक चला। 1775 से लेकर 1782 तक यह युद्ध चला, 1782 तक। संधि से क्या परिणाम निकला कि सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को मिले और अंग्रेजों ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल हुए थे, के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन कौन से सुधार किए थे, तो उन्होंने किए थे कि कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, और दूसरा क्या किया था कि भारतीयों के लिए, दूसरा क्या किया था, कंपनी के खर्चों में कमी और भारतीयों के लिए कानूनों को संग्रहित किया था। और तो कौन सा सुधार नहीं किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि जो भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार नहीं खोले थे। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं
कि अमृतसर की संधि, जो अमृतसर की संधि है तो वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 1809 को, 25 अप्रैल 1809 को। जो जो सिख महाराजा थे रणजीत सिंह, तो उन्होंने अमृतसर राज्य की सीमा को किस नदी तक स्वीकार किया, मतलब किस नदी तक अमृतसर की सीमा है, तो वह कहाँ तक है, सतलज नदी, इसे सतलुज नदी भी कहते हैं। तो इस नदी तक महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर राज्य की सीमा को निर्धारित किया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, वह 1818 के करीब में हुआ था, 1818। तो उसमें किस शक्ति ने भाग नहीं लिया था, तो उसमें सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि दौलतराव सिंधिया ने बिना युद्ध के अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, यानी अंग्रेजी शासन को स्वीकार कर लिया। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का परित्याग किसने किया। तो पहले क्या था कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी मतलब कंपनी की सेवाओं में नहीं लिया जाता, तो नहीं लिया जाता था। तो यह किसके समय पर लिया जाने लगा, तो वह विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1733 में। तो उन्होंने 1733 के एक्ट के अंतर्गत विलियम बेंटिंक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इन्होंने ही भारतीयों के लिए, मतलब जो भारतीयों के लिए सेवा के द्वार खोले, और जो भारतीय नागरिकों को धर्म, जन्म स्थान, जाति, रंग के आधार पर सरकारी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा, जो बर्मा वर्तमान में क्या है, म्यांमार, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का वास्तविक कारण क्या था, तो उसका वास्तविक कारण क्या था, शाहपुरी द्वीप। शाहपुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वह असम में स्थित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का वास्तविक कारण भारत की पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का होना था, जो कि असमियों द्वारा शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था, और यही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाहौर की संधि, जो लाहौर की संधि है तो वह किसके बीच में हुई और कब हुई। तो लाहौर की जो संधि है वह 9 मार्च 1846 को हुई थी, और अंग्रेजों और सिखों के बीच में 1846 को हुई थी। कौन सी संधि, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 1846 को हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच। और फिर 22 दिसंबर 1946 को भैरोवल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया। जो सिंध प्रांत था, जो आज पंजाब प्रांत में है और पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किसे भेजा था, तो 1831 में अलेक्जेंडर को भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न है प्रभावी अकर्णमयता का सिद्धांत किसने दिया, इसकी नीति के जनक कौन थे। तो किसे माना जाता है, लॉरेंस को माना जाता है प्रभावी अकर्णमयता की नीति का जनक। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि जो प्रभावी अकर्णमयता की नीति का
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुए विनाश का परिणाम थी। मतलब जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो उसमें प्रभावी अकर्मण्यता का सिद्धांत प्रतिपादन हुआ था और इस नीति को जॉन लॉरेंस से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण किया गया था। हम अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी मुख्य घटना को द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया। जो द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया तो उसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजी राजदूत यानी अंग्रेजों के प्रवेश को रोकना था। अंग्रेजों के प्रवेश को रोकना था, इसी वजह से द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया। और लॉर्ड लिंटन ने 1878 में सर नेविल चैम्बरलैन को काबुल दूत के रूप में भेजा था। किसे भेजा था अफगान में? नेविल चैम्बर ये अंग्रेजी राजदूत थे। और इनको कब भेजा गया? इनको भेजा गया 1878 में। 1878 ईस्वी में इन्हें अफगान में भेजा गया और इसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया? तो कितनी श्रेणियों में किया गया? 3 श्रेणियों में किया गया। कौन सी नीति के अंतर्गत? गोद निषेध नीति के अंतर्गत 3 श्रेणियों में भारतीय राज्यों का वर्णन किया गया। अब प्रथम श्रेणी कौन सी थी? जिसमें रियासतों के पुत्र गोद लेने के मामले में उन्हें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। और द्वितीय श्रेणी की रियासतों के लिए अनुमति लेना आवश्यक है, परंतु तृतीय श्रेणी की रियासतों को उत्तराधिकारी गोद लेने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो सेवाओं में नियुक्ति होगी तो उसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न ऊंचाइयों वाली या भूगोल से संबंधित है कि भिन्न ऊंचाइयों वाली समोच्च रेखाएं निम्नांकित को छोड़कर एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो कौन नहीं काट सकती? जलप्रपात रेखाएं वह नहीं काट सकती। जलप्रपात में समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं क्योंकि जलप्रपात खड़े ढाल वाले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस संधि का नाम बताइए जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों वाले धरातलीय स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सी संधि है या कौन सी विधि है? तो वह है स्तर या आभा विधि। स्तर या आभा विधि जो विभिन्न ऊंचाइयों वाले धरातलीय स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कर्णवत मापक पर पढ़ना संभव है। तो क्या पढ़ना संभव है? 3 इकाई तक। क्या एक कर्णवत पर मापक पर पढ़ना संभव है 3 इकाई तक। कर्णवत मापक पर 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती हैं, जैसे किलोमीटर तथा सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखिक एवं कोणीय मापों द्वारा किसी प्रदेश के प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्वरूपों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्व स्थितियों को ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्थलाकृतिक सर्वेक्षण।
स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जो रैखिक एवं कोणीय मापों द्वारा किसी प्रदेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्व स्थितियों को ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में रबड़ उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप कौन है? तो कहाँ पर उत्पादन होती हैं? तो सम क्षेत्रफल बेलनाकार रबड़ एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय भूमध्य रेखीय पौधा है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों का प्रदर्शन सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप अधिक शुद्ध होता है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक समुदाय से संबंधित नहीं है। कौन सा समुदाय से संबंधित नहीं होगा? कि मतलब जैसे स्थानीयता है, सामुदायिक संवेग है और सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेना और व्यक्तिगत स्वार्थ। तो कौन सा समुदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधित नहीं है। किससे? समुदाय से। समुदाय में हम की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है। उनमें इतनी आत्मीयता पाई जाती है कि व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। इसलिए समुदाय में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का अधिकांशता नहीं होती है। अब समाजशास्त्र नाम के प्रयोग से पूर्व कांट द्वारा निम्नलिखित में से समाजशास्त्र को क्या नाम दिया गया था? तो सामाजिक भौतिक शास्त्र। पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक शास्त्र नाम दिया गया था। किसके द्वारा? ऑगस्ट काम्टे के द्वारा सामाजिक भौतिक शास्त्र यानी सोशल फिजिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोरोमंडल तट स्थित है। कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट है वह बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्र तट वर्ती भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? तो कौन सा समूह रक्त संबंध पर आधारित होगा? परिवार है जो एक रक्त संबंध समूह है। और द्वितीयक समूहों की विशेषता क्या होती है? द्वितीयक समूहों की एक विशेषता बताइए। तो क्या होती है? औपचारिक संबंध मतलब घनिष्ठता का अभाव। जो द्वितीयक समूह होते हैं जैसे राजनीतिक दल और विद्यालय वगैरह और भी, तो इनमें घनिष्ठता होती है तो वह कम होती है। घनिष्ठता कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है? कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं होगा? जो परिवार है वही बस एक स्थायी समूह है और बाकी जितने भी समूह हैं वह अस्थायी समूह हैं। और सहयोग में क्या निहित होगा? तो जो सहयोग की भावना है तो उसमें क्या निहित होगा? हम की भावना। जो सामुदायिक होता है तो उसमें हम की भावना होती है, हम की भावना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।